बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं एहतशाम कियानी साहब चैनल 24 से, और हुसैन अहमद चौधरी ARY न्यूज़ से। हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2024 कैसा रहा। मुख्तलिफ़ जो केसेस हैं वो यहाँ पे आते रहे, उसमें मुख्तलिफ़ ऑब्जर्वेशंस आती रहीं। अदालतों के अंदर माहौल क्या था, किस केस में क्या हुआ। इमरान खान साहब के केसेस भी काफ़ी यहाँ पे आए, काफ़ी टाइम यहाँ पे साइफ़र केस आया, तोशा खाना 1 केस, उसमें इमरान खान की ज़मानत हुई। इद्दत केस जो है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ नौइयत के ऑडियो लीक्स, 6 जजेस के ख़त, 1 बाई 1 हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एहतशाम कियानी साहब, शुरू करते हैं हम शुरू से ही कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जो है वो केसेस आते रहे। एक केस बड़ा अहम नौइयत का था। DC इस्लामाबाद जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको बुलाया था कि MPOs वो जारी कर रहे थे इख्तियारात से तजावुज़ करके। उस केस में क्या कुछ दिलचस्प थोड़ा सा बताएं इख्तिसार के साथ। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। उस पे जाते हैं, उससे पहले मैं इस पूरे साल को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर लें तो वो बेहतर है। एक जंग चल रही थी, जंग किसी सूरत हाल थी, सब ने देखा, आपने देखा कि एक जंग चल रही थी। इदारों के दरमियान तो नहीं कहता मैं, लेकिन कोई जंग एक चल रही थी जिसमें एक फ़रीक ने जीतना था और दूसरे ने हारना था। तो अब लगता है कि जो अदलिया है उसे फ़तह कर लिया गया है। ठीक है, अदलिया हार चुकी है। हार चुकी है। उसके बाद की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हमें नज़र आती है। वो तो ऐसा वक्त था कि उस पर अदलिया कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रही थी, और बाकायदा तौर पर वो केस जो है वो आपके लिए वो एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाना चाहिए कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, रावलपिंडी की इंतज़ामिया, वो उन्हें जिस तरह कहा जा रहा था उसी तरह वो ऑर्डर्स जारी कर रहे थे। MPO ऑर्डर्स जारी करते थे, एक रहनुमा को नज़रबंद कर देते थे, दूसरे को, तीसरे को। 67 जो रहनुमा हैं PTI के, उनकी नज़रबंदी के ऑर्डर्स जारी हुए। शहरयार अफरीदी का नज़रबंदी का ऑर्डर यहाँ से कलअदम करार दिया गया, उन्हें रिहा करने का हुक्म हुआ। उसके बाद पिंडी में और फिर दोबारा से इस्लामाबाद में डिटो कॉपी वही ऑर्डर जारी कर दिया गया। तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी जस्टिस बाबर सत्तार ने। तो वो बड़ा दिलचस्प भी हुआ वो मामला। जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगे बढ़ी और डिप्टी कमिश्नर साहब को लगा कि उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगी, तो उन्होंने पहले तो वकील के ज़रिए कहा कि मैंने उम्रा पे जाना है, फैमिली के साथ जाना है, इजाज़त दी जाए। माफ़ी भी मांगी उन्होंने, माफ़ी भी मांगी, गैर मशरूत माफ़ी। उसके बाद जब इजाज़त नहीं मिली तो एक डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट में पता चला जी कि वो तो जा चुके हैं, वो इस वक्त सिंध पहुंच चुके हैं। फिर वो जो ऑर्डर आया था जस्टिस बाबर सत्तार का, उन्होंने कहा था कि तमाम है तरीके, जो एवेन्यूज़ हैं बाहर जाने के, एयरपोर्ट हो गए, एयरपोर्ट, पोर्ट पे और सारे सब पे उन्होंने कहा कि वो बाहर नहीं जा सकते। तो उसके बाद फिर अगली जो तारीख थी, अगले ही दिन सुबह 9 बजे अदालत शुरू होती है, लेकिन 8:30 बजे 8:30 बजे अभी रिपोर्टर्स जो है वो नहीं पहुंचे थे, और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे वो यहाँ पे पहुंच चुके थे। और उसके बाद बहरहाल वो इसमें यह भी हुआ था, कोई अदालत की जानिब से कहा गया था कि कोई रिलेटिव्स के ज़रिए या कोई फैमिली फ्रेंड्स के ज़रिए अप्रोच करने की भी कोशिश कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। लेकिन सिला यह दिया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब डिक्लेयर करने का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह सिला दिया गया कि आज भी इरफान नवाज़ मेमन उसी जो है वो अपने DC इस्लामाबाद ही मौजूद हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो फैसला मुअत्तल किया था। तब से अब तक ये केस भी फिक्स नहीं हो सका। आप दिलचस्पी चाह रहे थे, तो दिलचस्पी ये है कि यकम मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने सज़ा सुनाई, 1 महीने का उन्होंने वक्त दिया। 18 मार्च को शायद उनको स्टे मिला, 18 मार्च को स्टे मिला। फिर 9 मई की तारीख रखी गई, और वो 9 मई जो थी वो कैंसिल हो गया, और उसके बाद आज तक वो 7 मई था, 11 मई था, 9 मई था, कुछ इस तरह वो दिन आज उसके बाद दोबारा नहीं आ सका आज। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि हम जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें जो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी हैं, उन्होंने भी वो जो ट्रिब्यूनल तीनों सुनने शुरू किए थे, उसके हवाले से क्या था, मतलब केसेस में क्या वो कोई इंजेक्शन लगाया जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, तीनों MNA सारे भाग गए। उन्होंने कहा कि मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ के देखा बल्कि फॉर्म 45 मंगवा लिए थे, कुछ मैच भी कर लिए थे, मिस मैच हो गए। तो क्या था, जस्टिस जंगीरी ने क्या इंजेक्शन लगाया था?
बहुत शुक्रिया साकिब साहब। 2024 जो है वो जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव रही है, वहीं पर जो इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना था जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आया। क्योंकि जब समातें हुई, नोटिस हुए और उसके बाद उन्होंने फार्म 45 जो है वो तलब किए सारे उम्मीदवारों से, और कुछ जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने सबसे पहले आके दे दिए। उन्होंने कहा जी आप ये ले लें। और फिर एक मरतबा ये हुआ कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सब अपने अपने जो है वो बयान हल्फी जमा करवाएं, ख़ासकर जो जीते हुए उम्मीदवार थे, लीगी MNAs थे तीनों, तो वो भी जमा करवाएं। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कुरान पर हलफ जो है वो मैं लूँगा, और अगर किसी ने गलत बयानी की तो उसको जेल जाना और पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रांसिक अगर हमें बैरूनी मुल्क से कराना पड़ा फिर भी करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हर तरह की जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे इख्तियारात, और जो फ्रांसिक होगा वो भी करवाएंगे। और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो है वो बड़ी तेज़ी से चला रहे थे, और एक दिन छोड़ के इस तरह एक दिन समात हो रही थी, और बाज़ में तो बाज़ औक़ात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये समातें हो रही थी। जब फॉर्म 45 आए तो उस पर उन्होंने हम ख़ुद कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने मैच किए 3-4 जो उम्मीदवारों के जो फॉर्म 45 थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 थे वो और थे, और जो बाकी उम्मीदवारों के थे वो और थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो बयान हल्फी भी जमा करवाएं, और कुछ लोग जब नहीं पेश होते थे उनको जुर्माने भी किए। तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो फ़ौरन इलेक्शन कमीशन गए, और उन्होंने जाके हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया और ये कहा रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल लगा सकते हैं। फिर ये तीनों MNA पहुंच के इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, MNA सब जो है वो उसमें कहीं ना कहीं गठजोड़ नज़र आ रहा था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उसके पास कोई जवाब नहीं था फार्म 45 को, वो भी उस पर भी सवाल आ जाता। तो जस्टिस जहांगीरी ने यह भी कहा था कि जो गलत बयानी करेगा जेल जाएगा। तो अब ये अच्छा तो नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो है वो जेल जाते, तो उन्होंने अपने आप को जेल से जाने से बचाने के लिए ये इकदाम किया कि जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल ने तब्दील कर दिया। आज दिसंबर में हम ये बात कर रहे हैं, ये मई जून की बात है, तब से अब तक जो है फैसला भी हो चुका होता। आगे बढ़ते हैं। कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह शुरू हो गया था, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह और किया, यहाँ आया, इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फिर रोल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी लग गई। क्यों कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगी? ये 2024 का साल जो था, ये कोर्ट रिपोर्टर्स जो हम बात कर रहे हैं इनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। क्यों पाबंदी लगी जी कोर्ट पे? अचानक एक दिन पता चला जी, वो पैमरा ने कहा जी आज के बाद आप कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करेंगे। साकिब साहब, वो पाबंदी तो लगी, सोशल मीडिया पे भी बड़ी पाबंदी है अब। और आप क्या चाहते हैं, आपका चैनल भी ना चले? हाँ नहीं, वो तो नहीं चले, वो चांद पे किसी को चांद वो फायर मारेंगे तो फिर आपका चैनल जो है वो सात ज़मीनों के नीचे चला जाएगा। तो वो सर केस चल रहा था मिसिंग पर्सन अहमद फराद का था। तो इस तरह के मैटर्स जब आते हैं तो कोर्ट का भी उसमें कंसर्न होता है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स के, वो इन्वॉल्व होते हैं। एक मुल्क है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बार बार कहते हैं कि इंटरनेशनली आप जो ये आपने जो मिसिंग पर्सनस इंक्वायरी कमीशन बनाया हुआ है, ये जो रिपोर्ट्स दे रहा है आए रोज़ के ये जबरी गुमशुदगी है, ये जबरी गुमशुदगी है, ये जबरी गुमशुदगी है, कि एजेंसियों ने उठाए हुए हैं लोगों को, तो वो ये सिलसिला आपके लिए इंटरनेशनली एक नुकसान का बायस बन सकता है। तो इस दौरान ये होता है कि जब भी कोर्ट ऑर्डर करती है कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के किसी ऑफिशियल को बुला लिया जाए, तो उस पर यहाँ पे जो अटॉर्नीज़ खड़े होते हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे होते हैं, वकला, वो ज़रा थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो उनकी परेशानी कोर्ट को भी पता होती है। तो वो जज साहब ये कह रहे थे कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी परेशानी की वजह क्या है, आप कहें। वो सेक्टर कमांडर को बुला रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, तो उस पे उनकी ज़रा जो परेशानी थी उसको मद्देनज़र उन्होंने कहा वो बुला सकते, बुलाएं, क्यों नहीं बुला रहे, वो भी हमारे एक SHO के बराबर है पुलिस के, और वो यहीं है, कौन सा चांद पे रहता है। तो वो चांद पे ऐसा पहुंचाया कि उसके बाद फिर पैमरा का नोटिफिकेशन आ गया, पाबंदी लग गई, फिर उस पाबंदी को चैलेंज किया गया। खुद नोटिफिकेशंस करता है, बस वो पैमरा ने नोटिफिकेशन कर दिया। और अभी चंद दिन पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने एक नोटिफिकेशन उसको सस्पेंड किया है जो कि 2019 का था, और उस नोटिफिकेशन के तहत वो रिटायर्ड ऑफिसर्स जो दिफाई तज्जियाकार थे, वो तो अब शायद लोगों को ख्वाब में भी आते होंगे कि ये ब्रिगेडियर ये हैं और ये जनरल रिटायर्ड ये हैं,
और वो उनकी तस्वीरें और उनके नाम जो हैं वो लोगों को ख्वाब में आते होंगे। पिछले 5 सालों में इतना उनको देखा और सुना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है कि ये लाजिम नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस का रिटायर्ड ऑफिसर ही दिफाई तज्ज़ियाकार होगा। उसके अलावा पॉलिटिकल सेंस वो भी रखने हो वाला सकते और हैं। कोई इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। और उसमें जो कोर्ट रिपोर्टिंग वाला ख़ास तौर पर फिर वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, मुअत्तल हो गया, फिर कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू हो गई। वैसे रुकी तो अभी मुअत्तल ही है। अभी तक फैसला जो है वो अभी आना है। क्रेडिट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय सिंध हाई कोर्ट को जाता है, जिन्होंने वो नोटिफिकेशन ही कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन कलअदम जो है वो करार दे दिया सिंध हाई कोर्ट ने, और ये मामला हमें भी भुगतना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब को अदालत पेश करने का ऑर्डर कर दिया था जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने। वो क्या मामला था, वो क्यों उन्होंने ऑर्डर किया, फिर पेश भी नहीं हुए, क्या मामला था? देखें, जो इमरान खान साहब जब से जेल में थे और ख़ासकर जो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल थी, चूँकि जब इलेक्शन में उनकी जो पार्टीज़ हैं उनको अच्छे खासे जो है जब वोट मिले, वो मामला चला, तो उसके बाद हमने देखा कि ज़्यादा जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो जो जस्टिस सरदार एजाज साहब थे उन्होंने, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच, उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि 6 लोग जो है वो हफ़्ते में 2 मरतबा उनसे मिल सकते हैं, और उनके जो नाम हैं वो इमरान खान साहब ख़ुद बताएँगे। मीनवाइल जो है वो आईनी तरमीम हो गई, और फिर इस तरह जो एहतजाज के जो मामलात थे, लेकिन जो आईनी तरमीम हो गई तो उसके बाद उस वक्त आपको याद होगा जो केसेस की समाअत थी वो भी काफ़ी लंबी चली गई, और जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई, और कहा गया कि जी जो पंजाब हुकूमत है थ्रेट और सिक्योरिटी थ्रेट और इस तरह की जो वजूहत हैं उसके बायस जो है वो कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। तो एक कंटेम्प्ट जो है वो हाई कोर्ट आई, जो कि फैसल फरीद चौधरी हैं, जो कि फवाद चौधरी के भाई भी हैं और लीगल जो है वो टीम में भी शामिल हैं। उन्होंने जब ये दरख्वास्त दायर की तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि आप उनकी मुलाकात करवाएं, जो लीगल टीम है, और जो वकला हैं उनका तो अपने जो क्लाइंट है उससे मिलना, तो जो भी जैसे भी हालात हों वो ज़ाहिर है हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने बनाना होता है, तो इनकी मुलाकात करवाएं। जब वो मुलाकात नहीं हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि क्लाइंट के साथ जो मुलाकात है वो ज़रूरी है, तो फिर अगर वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर आप उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करें। 3 बजे का उन्होंने वक्त दिया, तकरीबन 10:30-11 बजे ये समाअत हुई थी, और उन्होंने कहा कि 3 बजे जो है वो उनको पेश करें, और इंतज़ामिया को और जो हुकूमत है उनको कहा कि वो सिक्योरिटी जो है वो अरेंजमेंट यहाँ पर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उस वक्त फिर हमने देखा कि फिर इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो एक्टिव हुई, और उन्होंने तकरीबन 3 बजे से पहले ही जो है वो लीगल टीम से रब्ता किया और कहा कि आप अभी जाकर मुलाकात कर सकते हैं। फिर लीगल टीम वहाँ पर पहुँची और उनकी मुलाकात हो गई, और उसके बाद वो फिर आर्डर जो है वो चूँकि गैर मौसर हो गया, तो ये जो है 2024 का ये इसमें भी एक दिलचस्प जो है वो ये बिल्कुल ये दिलचस्प मामला। सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो यहाँ पे लॉ अफसरान थे उनसे उन्होंने जब पूछा, उन्होंने कहा वीडियो लिंक के ज़रिए इधर बिठाएं उनके वकीलों को, उधर इमरान खान साहब को बिठाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब बुलाया तो फिर उनको फ़िज़िकली मुलाकात जो है वो करवा दी गई। जी क्या नहीं साहब? जज साहब ने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था मुझे पता है आपने मेरे फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं करना, इमरान खान को हाई कोर्ट नहीं लेकर आएंगे, लेकिन ये जो वक्त चल रहा है और जो कुछ काम हो रहे हैं इसमें हम हिस्सा नहीं है, ये बात ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसलिए ये ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड जो है वो आ भी चुकी हैं, आ भी रही हैं। क्या नहीं साहब, आगे बढ़ते हैं। एक्स बंद हो गया, VPN लग गए, फायरवॉल लग गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशनें आ गई। तो वो कहाँ हैं पटिशनें? 17 फरवरी को एक्स बंद हुआ था, और मेरे ख्याल है 25 या 26 फरवरी को या 27 फरवरी को पटिशन आ गई थी। तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी अदालतों भी, लाहौर, सिंध, पेशावर, सब जो है वो खामोश। तो फायरवॉल, VPN, वो कहाँ हैं पटिशनें? तो लगी है ना सर एक्स वाली। कब है जी हुसैन साहब? फरवरी में ना? फरवरी में एक्स की है, और फायरवॉल वाली जनवरी में। फायरवॉल तो जनवरी है ना साकिब साहब, दरखास्तें हैं यहाँ पे। मुझे ऐसे लगता है साल हुआ है अभी। नहीं, मुझे वैसे क्या ऐसे लगता चाहते है हैं कि ये जजेस जो जब जज बन गए थे, ये उसके बाद ये डिजिटल इतना इनकलाब आया है डिजिटली, और ये जो प्लेटफॉर्म आए हैं इतने इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है, उनके हवाले से शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि इसकी जो कितनी पब्लिक इम्पोर्टेंस है पब्लिक के लिहाज से। तो आपकी बात को मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं कि ये टूल्स जो हैं ये बाद में आए,
इस्लामाबाद में एहतजाज होना था पीटीआई का, तो यहाँ दरख्वास्त एक दायर हुई चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, सेम डे लगी, उसी दिन ऑर्डर भी हुआ और उसको इस बुनियाद पर एंटरटेन किया गया कि यह पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है। हफ्ते वाले दिन हफ्ते वाले दिन कोई दरख्वास्त उनके सामने एंटरटेन नहीं हुई। इस्लामाबाद के शहरियों का मामला है, बुनियादी हकूक़ का मामला है, इस वजह से उन्होंने इस बात को जवाज़ बनाकर एंटरटेन की। इस्लामाबाद की तादाद कितनी होगी? 20 लाख लोग होंगे, 25 लाख होंगे। ये पूरे मुल्क के लोगों के लिए इंटरनेट का मसला है। वो उसको इम्पोर्टेंस उस वजह से कि शायद वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। डिजिटलाइजेशन जो है वो बाद में शुरू हुई और उसका इम्पैक्ट क्या है वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी तो ये मामला जो है ये वो इम्पोर्टेंस नहीं ले सका जो इस्लामाबाद के शहरी ले सके हैं। तो इसलिए इस पर सेम डे ऑर्डर भी नहीं हुआ, महीने बाद ऑर्डर भी नहीं हुआ, 6 महीने बाद ऑर्डर केस लगता ही नहीं है, केस लगता ही नहीं है। ये हुआ सबसे है, कुछ 6 बार लेफ्ट। देखिए, जो इब्तदाई समातें थी जो एक्स वाली, उसमें जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स थे और ख़ासकर जो है सेक्रेटरी दाखिला जो थे और ख़ासकर जो सोशल मीडिया के हवाले से वो बड़े सख्त थे। उन्होंने कहा कि क्यों बंद किया है, बताएं, आकर रीज़न बताएं। दीगर मुल्कों में जो है वो इंटरनेट के ज़रिए ही जो है वो तरक्की होती है, मुल्क जो है वो आगे चलते हैं और आप पीछे धकेल रहे हैं। बड़े सख्त ऑर्डर थे। तो फिर क्या हुआ? जब रिपोर्ट उन्होंने पेश की फिर केस ही तो नहीं उसके लगा। बाद फिर केस लगाई। फरवरी में दरख्वास्त आई थी एहतशाम अब्बासी वाली। तो चीफ जस्टिस साहब ने दूसरी या तीसरी हियरिंग पे मार्च में उन्होंने कहा था कि तमाम हाई कोर्ट्स में ये दरख्वास्तें आ गई हैं, तो देखते हैं कौन सी हाई कोर्ट सबसे पहले एक्स को खुलवाती है। मतलब हमने फिर जो है वो उसके बाद अप्रैल 17 के बाद आज तक केस लगा ही नहीं है और कभी लेफ्ट ओवर तो कभी क्या हो रहा है, बड़ा अजीब है। अरशद शरीफ केस वो कहाँ पे है? अभी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया था, सुप्रीम कोर्ट तो अलग कटा खुला हुआ है। देखिए, यहाँ पर 2 दरख्वास्तें आई। एक सीनियर साफ़ी जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन के क़याम की जो है वो दरख्वास्त दी थी। उस पर अब चूँकि फ़ैसला महफूज है कि अरशद शरीफ केस में जो जुडिशल कमीशन है वो बनेगा या नहीं बनेगा। कई महीने गुजर चुके हैं और उसी के साथ जो है वो क्लब हो गई थी। जो सीनियर जो हमारे वकील हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब लाहौर से आते हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दी थी जो अरशद शरीफ साहब की अहलिया हैं, वो भी बाद में क्लब हो गई। लेकिन बाद में चूँकि अदालत की तरफ से वैसे मामला कहीं आगे चला उनको बताया गया कि इस पे चूँकि फ़ैसला महफूज है, तो इसलिए अब उसका फ़ैसला भी पता नहीं कब आएगा। 2024 तो गुजर गया है, हियरिंग होगी दोबारा से जुडिशल कमीशन की याद तक। तो वो भी मामला जो है वो 2024 में ज़ेरे समात रहा है। हामिद मीर साहब ख़ुद यहाँ जो है वो पेश होते रहे। इसके अलावा जो इमरान रियाज़ हैं, सिद्दीक़ जान साहब हैं, वो भी साथ आते रहे उन समातों में। ताहम जो उसमें अभी तक ऑर्डर जो है वो अभी तक नहीं आया। 2024 जो है वो अच्छा, इसमें उम्मीद जो है वो बात की है कि अदालतों को फैसला कर देना चाहिए, मुस्तरद कर दें, बस ठीक है, बात ख़त्म, आगे बढ़ें, बजाय इसके कि उसको जो है वो आप रख लें। और जस्टिस जहांगीरी जो है उनके ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त आई थी कि उनको काम से रोका जाए, वो कहाँ पे है? उनको ओहदे से हटाया जाए और जब तक ये पेंडिंग है दरख्वास्त तब तक उनको काम से उनकी डिग्री का जो मामला था, तो डिग्री के मामले पे दरख्वास्त वैसे ये भी एक कहाँ पे है वो ऑर्डर? नहीं महफूज है ना सर, फैसला महफूज है, फैसला ठीक ठाक महफूज है। और वो महफूज हुआ था जुलाई में, आई थिंक जुलाई में हुआ था। एक ही समात हुई थी, तो एक ही समात होनी थी। मेंटेनेबिलिटी पे वो डिसाइड होना था कि मेंटेनेबल है या नहीं है। और जो पटिशनर थे उनको बड़ा मौका फ्राहम किया गया कि वो आके जस्टिस जहांगीरी से मुतालिक जो वो ट्विटर पे बातें करते हैं वो सारे कोर्ट रूम में भी करें, और वो ऑन रिकॉर्ड आ गई थी। तो बस उसके बाद उस पर कुछ नहीं हो सका। फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सका। 6 जजेस का ख़त आया और उसके बाद खुफिया दारों के लोग जो यहाँ पे आते थे उन पर पाबंदी लग गई। वो क्या हुआ? जैसे जहांगीरी ने मेरे ख्याल में कहा था कि मेरी कोर्ट में आज के बाद ना आए, वो उसके बाद आते भी नहीं है। देखिए, जब फरवरी में गालबन ये ख़त आया 25 मार्च में, तो ये ख़त जो है वो आया था मार्च के आखिर में। तो उसके बाद हमने देखा कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का जो अमला है उनकी जानिब से जो है वो बताया गया कि जो एजेंसीज़ के लोग हैं या खुफिया दारों के लोग हैं, वो अगर यहाँ पर आते हैं तो उन पर आप पाबंदी है। तो उसको हमने खैर रिपोर्ट भी किया था
और जो 6 जजेस का जो ख़त था वो काफ़ी जो है वो वाज़ेह ख़त था। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर नोटिस लिया, लेकिन गो कि उसमें अभी तक उसमें भी कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपने जजेस के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए था। जस्टिस काजी फाइसा का किरदार बहुत मायूस कर रहा है इस हवाले से, बिल्कुल वो खड़े नहीं हुए उन्होंने, बल्कि इसका उल्टा असर जो गया जो लोअर जुडिशरी है कि ऊपर वाले जज अगर जो हेड है जुडिशरी का उसकी ये हालत है तो नीचे वाले जो है वो क्या करेंगे। ये बुनियादी जो है साकिब साहब, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों पर पाबंदी थी वो हाई कोर्ट के तमाम जजेस का मुत्तफ़िका फ़ैसला था उस वक्त। जैसे जहांगीरी ने जिस तरह अपने स्टाफ को ये कम्युनिकेट किया, इसी तरह दीगर जजेस ने भी किया था। तो मुकम्मल तौर पर ये गेट है, इस गेट से एंट्रेंस पर ही उस दिन से आज तक पाबंदी है और वो अभी तक आए भी नहीं है। आखिरी बात करते हैं इमरान खान साहब के केसेस में, जो हैं जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, उनका क्या मामला था? वो मैंने सुना था कि शायद जजेस के ख़त के बाद कोई ये चीज़ भी डिसाइड हुई, उनको वापस भेज दिया जाएगा, तो वो तो अभी कायम है जी। रिपेट्रिएशन का ऑर्डर का रिकमेंडेशन गई थी साइफर केस अप्रैल में साइफर में जो कुछ उन्होंने किया, जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तो सब कुछ बोल दिया था ना। उन्होंने कहा जो नाइंसाफ़ी उसने साइफर केस में की वो दुनिया में कहीं वो नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। हमने उसकी नाइंसाफ़ियाँ देखी हैं। वो जज क्या समझता है और आप क्या समझते हैं हुकूमत को, वज़ारत कानून को, कि उस जज के अलावा निज़ाम इंसाफ़ चल ही नहीं सकता। आपने उसको बिठाया हुआ है कि वो आपके पर्पसेस को सर्व करे। ये तमाम बातें वो आमिर मुगल वाला मामला तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो बाद में आज़म सवाती वाला जज साहब ने किया है कि 4 तारीख को 4 अक्टूबर को FIR हुई, 5 अक्टूबर को एक केस में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फ़िज़िकल रिमांड हुआ 5 को ही, फिर 11 को दूसरे FIR में रिमांड हुआ, 17 को तीसरी में हुआ, 23 को चौथी में हुआ, और फिर वकील जो अली बुखारी हैं वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन फ़ाइल की कि ये तरीका नहीं है, जब FIR जितनी है वो सामने आनी चाहिए। 4 तारीख की हैं तो 4 तारीख को ही सारी सामने आनी चाहिए। फिर पता लगा कि वो 11 FIRs हैं, तो जज साहब ने फिर 24 को उन सब FIRs में रिमांड दिया, वो भी शाम को। तो इतना सिंपल ये पूरी चार्जशीट थी जस्टिस अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, लेकिन वो हाई कोर्ट के जजेस जो डिवीजन बेंच था वो सेटिस्फाई हो गया। एक वो सिंपैथी वाला एलिमेंट भी आ गया कि उनकी मिसेस भी बीमार हैं, तो वो भी ज़रा, तो बहरहाल ये मामला है आज पूरे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वो 2 हो गए, एक नहीं रहा। हुसैन साहब को सुन दिलचस्प ये बता रहा हूँ कि जो जहाँ हमने बात की हफ्ते वाले दिन समात की, तो एक समात जो है वो हाई कोर्ट की ये भी हुई थी कि आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन थे, तो 7 फरवरी को जो पंजाब के साबिक वज़ीर कानून थे राजा बिशारत साहब, उनके भाई नासिर राजा जो है वो लापता हो गए थे। PP 11 से वो कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त जो है उनकी जो हैबियस जो है वो बाजियाबी की दरख्वास्त आई थी जस्टिस अरबाब साहब के पास। उन्होंने दिन को नोटिस किया और कहा कि अगर वो बाजियाब ना हुए तो वो PP 11 का जो इलेक्शन है वो कल मुलतवी कर देंगे। तो उस रात फिर हम यहाँ से 11 बजे गए और रात 11 बजे तक हाई कोर्ट खुली रही, और फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ और नासिर राजा साहब इस गेट के ज़रिए जो है वो आए और वो पेश हुए, और उसके बाद जो है वो अदालत में आए, और उसके बाद उनकी जो दरख्वास्त थी वो फिर डिस्पोज ऑफ कर दी। ताहम जो वो उनकी बाजियाबी थी वो हो गई थी। अच्छा, सारी बातें जब आपने कर ली तो वो नोटिस जो PTI सेक्रेटेरिएट के लिए था और उसके बाद सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया, इतना इम्पोर्टेंट नोटिस था। उसमें बिल्डिंग से मुताल्लिक जो तमाम तर कवायद व ज़वाबित थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें बंद किया। आसमानी बिजली से बचाने के लिए उनके पास निज़ाम नहीं था, उनके पास आग से बचने का निज़ाम नहीं था, किचन का पता नहीं धुआं नहीं उसका वो डिस्पोज़ हो रहा था, वाटर टैंक नहीं था। तो उस पे भी एक ऑर्डर आया था यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ ने वो ऑर्डर किया था कि वो सेक्रेटेरिएट खोल दें और जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वो कर लेंगे। लेकिन इस तरह के नोटिस जो थे ना, वो इसी दरख्वास्त में एक दरख्वास्त आपको याद होगी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 3 बजे सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग उठा के ले गए वहाँ से सेक्रेटेरिएट से
अली बुखारी साहब ने दरख्वास्त दी थी, तो उस पर उन्होंने कहा था कि उसकी तफसीलात दें, लोगों को उठा लिया गया। लेकिन उसका अभी तक आर्डर नहीं आया। अभी तक आर्डर नहीं आया। कोई एक हो तो बताएं कि जिसका आर्डर नहीं आया। फैसले महफूज हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता। बहरहाल 2024 आइन और कानून के लिहाज से अगर देखा जाए, अदालती जो अमलदारी है उसके लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही मायूस कुन साल रहा। और यहाँ पे ये जो मायूसी है ये ख़त्म होनी चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम आई, 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो चेक लगे हैं, जो कंट्रोल बढ़ा है अदलिया पर, ये अगर रिवर्स ना हुआ तो मज़ीद अबतर हालात आपको देखने को जो है मिलेंगे। तो ये थी सारी तफसीलात। बहुत शुक्रिया कियानी साहब और हुसैन चौधरी साहब। हम आपको नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।